सभी को नमस्कार। प्रद्युम्न क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज से हम एक नई कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि इस अध्ययन क्रम में हम डीएलएड सेकेंड ईयर के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में संज्ञान एवं अधिगम का अध्ययन करेंगे। उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे तथा विश्लेषण भी करेंगे। बहुत सारे जो प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होंगे उनका उत्तर भी देने की कोशिश करेंगे। साथियों, आप सब जानते हैं कि जो डीएलएड के विषय हैं वे प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो भी प्रशिक्षार्थी या हम ये कहें कि परीक्षार्थी जो इस प्रकार के परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं उनके लिए यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कॉग्निशन एंड लर्निंग इन सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव के अंतर्गत वे सभी महत्वपूर्ण बिंदु और प्रश्न आ जाते हैं जो जनरली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि इन शब्दों को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएं या उन तथ्यों को हम समझ जाएं तो किसी भी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आसानी से लिखा जा सकता है। तो आइए साथियों, हम आज प्रारंभ करते हैं डीएलएड सेकेंड ईयर के इस विषय जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि विषय की सामान्य समझ क्या है या इस विषय में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो समझने के लायक हैं और जिनके द्वारा हम इसके उद्देश्यों को समझ सकते हैं। तो आइए हम देखें कि सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में संज्ञान एवं अधिगम विषय की सामान्य समझ क्या है। तो चलिए इस इकाई को जानने के पूर्व हम कुछ प्रश्नों का अवलोकन करें और यह देखें कि इन प्रश्नों के क्या उत्तर इस इकाई में मिल सकते हैं। तो बहुत सारे जो प्रश्न हैं, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि शिक्षा क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षा क्या है। उसी प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं ज्ञान क्या है या ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों है। ये भी हमारे मन में प्रश्न उठता है। उसके बाद हम ये देखें कि संज्ञान क्या है, जैसा कि इस विषय से संबंधित शब्द है कि संज्ञान का अर्थ क्या होता है, संज्ञान से हम क्या समझते हैं, संज्ञान की क्या प्रक्रियाएं हैं, यानी वह कौन से तरीके हैं या विधि है या प्रविधि है जिससे संज्ञान हमें होता है। तो यह भी हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं। और भी देखिए, पाठ्यक्रम के उद्देश्य अनुसार हमें किन तथ्यों का संज्ञान होना चाहिए। जब हम यह विषय का अध्ययन कर रहे होते हैं तो हमारे किन तथ्यों के प्रति संज्ञान होना चाहिए। इस विषय में ऐसे कौन कौन से तथ्य हैं जिनका संज्ञान हमें हो जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इतने सारे जो प्रश्न हैं वो परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्व रखते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर देने का आधार क्या हो सकता है, यह इस विषय में बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। तो हम ये देखें कि इन प्रश्नों के उत्तर देने के क्या आधार हो सकते हैं। तो आधार में एक तो हम ये देखेंगे कि जितने भी शिक्षाविद हुए हैं या शिक्षा शास्त्री हुए हैं उन्होंने अपने मतानुसार इन सब के प्रति, इन सब परिभाषाओं के प्रति अपने मत दिए हुए हैं।
जैसे शिक्षा क्या है, तो सभी शिक्षाविद अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं। तो एक तो हम यह कह सकते हैं कि जो परिभाषाएं उन्होंने दी है उसके आधार पर हम शिक्षा क्या है, ज्ञान क्या है इत्यादि प्रश्नों को समझ सकते हैं। दूसरा इसका आधार है कि जो जन समुदाय होते हैं वो भी अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। आप देखेंगे कि जो जन समुदाय है वो शिक्षा के प्रति उनकी क्या समझ है, वो अपने मत अखबारों के जरिए या पत्र पत्रिकाओं के जरिए प्रदर्शित करते रहते हैं। तो हम जन समुदाय या जो समाज के लोगों हैं उनके भी कथन को शामिल कर सकते हैं। तीसरा जो आधार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस सब्जेक्ट का कहना चाहिए एक प्रकार से बिंदु है। स्वयं की समझ के आधार पर हम किसी भी यानी कहना चाहिए शब्द है या फिर शिक्षा के जो शब्द हैं उसकी परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं। तो स्वयं की समझ कब होगी, जब हम स्वयं एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, पता लगाएं, खोज करें, तब हमें ये संज्ञान होता है कि शिक्षा क्या है या फिर ज्ञान क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आधार हैं, जैसे शिक्षाविदों की परिभाषाओं के आधार पर हम इन परिभाषाओं को समझ सकते हैं जन समुदाय और स्वयं के समझ के आधार पर। तो आइए हम ये देखें कि इस विषय की अवधारणा को हम कैसे समझ सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट क्या है, यानी जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में संज्ञान एवं अधिगम है उस विषय की अवधारणा क्या है, हम कैसे इस विषय को समझ सकते हैं। तो आइए हम कुछ जो परिभाषाएं हैं या फिर जो कठिनतम बिंदु हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पहला बिंदु दिया गया है, व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, तो हम एक सामान्य विचार रख सकते हैं व्यक्तियों के बारे में, और ये हम हमेशा समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, समुदाय में रहते हैं, अपने मोहल्ले में रहते हैं, आस पड़ोस के लोगों का अवलोकन करते रहते हैं। तो हमें ये ज्ञात होता रहता है कि वास्तव में जो व्यक्ति है या मनुष्य है उसका स्वभाव क्या होता है। तो हम ये देखते हैं कि जो मनुष्य है वो खोजी प्रवृत्ति का होता है, वो हमेशा जानने की इच्छा रखता है, हर पल उसे नई जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है। उसी प्रकार हम ये देखें कि वो समुदाय में रहना चाहता है, समाज में रहना चाहता है, परिवार में रहना चाहता है, एक दूसरे को सहयोग देना चाहता है, समन्वय करना चाहता है और अपना जीवन यापन खुशहाल तरीके से व्यतीत करना चाहता है। तो ये व्यक्ति का स्वभाव है। अब हमने एक बात यहाँ पर कही है कि जो व्यक्ति है वो हमेशा जानने की इच्छा रखता है या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है। तो वो ज्ञान कैसे प्राप्त करता है, यदि हम ये कहें कि वो व्यक्ति है वो जानने की इच्छा रखता है, तो शिक्षा क्या है। अब हम इस प्रश्न पर आते हैं कि वास्तव में शिक्षा क्या है। तो मैंने अभी कुछ देर पहले ये कहा है कि जो व्यक्ति है वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो किस विधि से, प्रविधि से या तरीकों से वो प्राप्त करता है, ये मन में सवाल उठता है। तो वो जिस तरीके से या जिस प्रक्रिया से या जिस विधि से या जिस प्रविधि से वो ज्ञान को प्राप्त करता है, उसी तरीके को या प्रक्रियाओं को हम शिक्षा कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि शिक्षा क्या है, तो ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है या तरीका है या विधि है। तो शिक्षा का इस प्रकार शाब्दिक अर्थ इस विषय के अंतर्गत हम ऐसा इसको समझ सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों है। अब हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि ज्ञान प्राप्त करने की
आवश्यकता क्यों है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो मनुष्य है वो समाज में होता है और समाज में बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं उनको हल करना होता है। व्यक्तिगत भी समस्याएं होती हैं जिनको हल करना आवश्यक होता है और ये समस्याएं हैं वो शिक्षा के माध्यम से ही हल हो सकती है। तो यहाँ पर एक तो पहला प्रश्न ये उठता है कि सर्वांगीण विकास के लिए ज्ञान क्यों प्राप्त करता है? अपने स्वयं के विकास के लिए, सभी क्षेत्रों के विकास के लिए। सर्वांगीण विकास का मतलब सभी क्षेत्रों में उसका विकास हो, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं सर्वांगीण विकास। सभी क्षेत्रों में उसका विकास हो। तो अब हम कुछ महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं उसके बारे में यहाँ पर बताएंगे कि उसका सामाजिक विकास हो। सामाजिक विकास यानी उसका जो लोगों के साथ रहने और संस्कृति के साथ रहने का उसका कौशल विकसित हो, समाज में रहने का, समूह में रहने का अपना दायित्व वो पूर्ण कर सके, इसलिए उसका पूरा सामाजिक विकास हो, रहन सहन हो, आपस में कैसे एक दूसरे के बर्ताव हो, संबंधों में कैसे रहें, ये सब उसको विकसित करने की आवश्यकता होती है। सांस्कृतिक विकास का मतलब ये होता है कि उसका खान पान, रहन सहन और उसका परंपरा हम ये देखें, या फिर हम कहें कि वो समन्वय कैसे स्थापित कर सकता है अपने के बीच में, और बहुत सारे जो उनके आदर्श हैं उसको वो कैसे संयोजित करके रख सकता है। तो सांस्कृतिक में उसकी जितनी भी रीति रिवाज, परंपराएं हैं और जो उनकी आदतें हैं जो कि बहुत ही अच्छी आदतें हैं या आदर्श हैं, उनका विकास करना आवश्यक होता है। फिर हम देखें कि आर्थिक, तो अपना संपन्नता के लिए उसे आर्थिक आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है, वह व्यवसाय की आवश्यकता होती है। तो इन आधारों पर वो अपना आर्थिक विकास भी कर सकता है। फिर बहुत सारे जो कौशल होते हैं, जैसे हम जीवन में जितने भी कार्य करते हैं वो कौशल के कारण ही कार्य करते हैं। हमारे में स्किल होता है तभी हम किसी भी कार्य को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से कर सकते हैं। तो कौशलों के विकास के लिए भी, जैसे हम समाज में रहते हैं तो एक दूसरे से जो व्यवहार करते हैं वो व्यवहारिक कौशल हो गया, बातचीत करते हैं, या फिर हम कोई कार्य को करते हैं जीवन यापन का, या फिर कोई व्यवसाय करते हैं तो उसके लिए स्किल की आवश्यकता होती है। बहुत सारे जो काम हैं उसमें भी, जैसे इंजीनियरिंग है, डॉक्टर यदि बनना है तो आपको स्किल की आवश्यकता होगी है, शिक्षक बन भी रहे हैं तो भी से आपको स्किल की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार हम ये देखें कि दक्षता की किस स्तर में आप कितना कार्य कर सकते हैं इसकी भी आवश्यकता होती है, तो उन दक्षताओं को प्राप्त करने की भी आवश्यकता होती है। उसी प्रकार क्षमता की भी आवश्यकता हो सकती है कि कैपेसिटी कितनी है किसी भी कार्य को करने की। तो इन सब कौशलों को विकसित करने से हमारा सर्वांगीण विकास होता है। और सीख कर उपयोग करना, हम क्या करते हैं कि किसी भी कौशल या दक्षता, क्षमता या हमारा जो बर्ताव है, सांस्कृतिक विकास है, सभी को हम सीख करके अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो सीख कर उपयोग करने से भी संबंधित है। आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा के उद्देश्य में परिवर्तन करके उचित प्रतिफल हेतु। अब यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसका तात्पर्य ये है कि हम समाज के आवश्यकता के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों को बदल सकते हैं और अपना विकास एक निश्चित दिशा में निर्धारित कर सकते हैं। तो हमको जब भी आवश्यकता होती है तो हम शिक्षा का सहारा लेते हैं और शिक्षा के माध्यम से अपना विकास करते हैं। तो इस पूरे विषय में हम इन सभी बातों का या तथ्यों का वर्णन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, आपस में
चर्चा करेंगे तो यह इस विषय की अवधारणा बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। फिर हम देखें कि निम्न परिस्थितियों में संज्ञान होना। अब हम कहें कि संज्ञान होता क्या है और किन परिस्थितियों में हमें संज्ञान लेने की आवश्यकता है। तो आप ये देख रहे हैं कि निम्न परिस्थितियों में संज्ञान होना। अब हम देखें कि संज्ञान का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ कॉग्निशन, क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा इस सेंटेंस को पढ़ने का प्रयास करें। ब्रह्मांड में व्याप्त विचारों को जानकर, समझकर, बौद्धिक प्रक्रिया के फलस्वरूप ग्रहण कर, अवधारणा बनाकर समझना और जानना। इसका पूरे का तात्पर्य ये है कि हम अपनी मानसिक क्रियाओं के आधार पर जो ब्रह्मांड में व्याप्त विचार हैं, अब वो विचार दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो फिर मानसिक विचार भी हो सकता है और भौतिक विचार भी हो सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो दृश्यमान है वो विचार हो सकते हैं वस्तुओं को देखने के बाद, और जो नहीं दिख रहे हैं अदृश्य तथ्यों के बारे में भी हम विचार कर सकते हैं। तो इन जैसे मान लो भौतिक वस्तुएं हैं, उनको हम देख करके हम उसके बारे में समझते हैं और एक प्रकार की छवि बनाते हैं, उनके लक्षणों की एक छवि बनाते हैं, और हम उस छवि के आधार पर, अवधारणा के आधार पर किसी वस्तु को समझ जाते हैं कि यह वस्तु है। यदि हम पेड़ को समझना चाहें तो क्या करेंगे कि हम पेड़ के लक्षणों के आधार पर अवधारणा बना करके रख लेते हैं, और इन्हीं अवधारणाओं के आधार पर हम समझ जाते हैं कि यह पेड़ है। तो जितने भी विचार हैं वह सब बौद्धिक प्रक्रिया के फलस्वरूप हम ग्रहण करते हैं और अवधारणा बनाते हैं, और किसी भी तथ्य या फिर वस्तु को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो संज्ञान का अर्थ यह है कि हम जान जाते हैं, हम समझ जाते हैं किसी भी वस्तु के संबंध में। ज्ञान अर्जित करना भी इसका मतलब है कि हमें जितने भी जो वातावरण में उपस्थित है और पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित हैं उनके बारे में ज्ञान अर्जित करना, ये भी संज्ञान है। तो अब देखें कि संज्ञान की प्रक्रिया क्या है। ये आप देख सकते हैं कि संज्ञान की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन। तो जो संज्ञान की प्रक्रिया है वो कुछ चरणों में संपन्न होती है। तो पहले हम देखें कि फर्स्ट जो स्टेज है या चरण है वो क्या है, प्रत्यक्षीकरण, या जिसको हम बोलते हैं परसेप्शन। परसेप्शन को समझने के लिए ये हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया, परसेप्शन क्या है, मानसिक प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण के तत्वों का आभास और संवेदना की व्याख्या करने की प्रक्रिया के साथ ज्ञान होता है। इसका तात्पर्य क्या है कि एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है प्रत्यक्षीकरण, और उसमें हम ब्रह्मांड में या वातावरण में जो तत्व होते हैं उनका हम हमें संवेदना होता है या आभास होता है उसके होने का, और उन्हीं संवेदनाओं के आधार पर जो हमें ग्रहण होता है हम किसी भी वस्तु की व्याख्या करते हैं, वर्णन करते हैं, और हमें उस वस्तु के बारे में ज्ञान होता है। तो यहाँ पर क्या है कि हम सीधे सीधे इसको इस प्रकार से समझने का प्रयास करें कि यदि हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वहाँ से हमें संवेदनाओं के द्वारा उस वस्तु के अवधारणा बनाने में हमको सहायता मिलती है, और ये हम संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं, शब्दों के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो वही प्रक्रिया ज्ञान कहलाती है। तो पहला जो परसेप्शन की क्रिया होती है जिसमें हम संवेदना के द्वारा ग्रहण करते हैं, इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं अनुभवों के आधार पर संवेदना को व्यक्त करने की प्रक्रिया। अब जो भी अनुभव किसी वस्तु के बारे में या किसी तथ्य के बारे में या अदृश्य या भौतिक वस्तुओं के बारे में जो संवेदना हम ग्रहण करते हैं
उसी को हम व्यक्त करते हैं। तो ये जो व्यक्त करने की प्रक्रिया है उसी को हम परसेप्शन कहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखें कि स्टेज क्या है संज्ञान की प्रक्रिया का। तो दूसरा जो स्टेज है वो कहलाता है प्रत्यभिज्ञा। दूसरा स्टेज क्या कहलाता है? प्रत्यभिज्ञा या पहचान या रिकॉग्निशन। प्रत्यभिज्ञा या पहचान या रिकॉग्निशन। अब इसका मतलब क्या है कि सीधे सीधे अर्थों में पहचानना। हम वस्तुओं को कैसे पहचानते हैं? तो आपके पास जवाब होगा कि हम उसके लक्षणों के आधार पर पहचानते हैं, उनके गुण धर्म के आधार पर पहचानते हैं, उनके कैरेक्टर्स के आधार पर पहुंचाते हैं, विशेषताओं के आधार पर हम पहचानते हैं। तो ये जो पहचानने की प्रक्रिया है वो द्वितीय अवस्था कहलाती है, जिसको हम रिकॉग्निशन या प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। फिर हम देखें तीसरा है चिंतन। तो चिंतन कॉन्टेम्पलेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। चिंतन के द्वारा हम जितने भी वातावरण में व्याप्त जो तथ्य हैं उससे संबंधित समस्याओं को पहचानते हैं और पहचानने के पश्चात समाधानित करते हैं। यानी किसी भी वस्तु या तथ्य के बारे में जब हम कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हम चिंतन के द्वारा उसको पहचानते हैं और पहचानने के बाद उस समस्या को समाधानित कर लेते हैं। यही बातें इसमें लिखी गई हैं। आप देखेंगे कि अवधारणाओं, विचारों, परिकल्पनाओं, सिद्धांतों को भौतिक जगत से जोड़कर समस्याओं को समाधानित करने की प्रक्रिया है। यदि किसी प्रकार का अदृश्य विचार यदि हमारे मन में उत्पन्न होता है या जिसको हम देखे नहीं हैं ऐसे विचार उत्पन्न होता है और हमें उसको समाधानित करने की उत्सुकता है तो हम क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। चिंतन के फलस्वरूप हम उस तथ्यों को भौतिक जो हमारे जो दृश्यमान है उस वस्तुओं से जोड़ करके उस समस्या का हम समाधान करते हैं। तो बहुत सारी परिकल्पनाएं हो सकती है, अवधारणाएं बन सकती हैं और उन अवधारणाओं को हम वास्तविक जगत में मिलान करके समस्या का समाधान करते हैं। तो ये सिंपल सी बात है। और उसके बाद है प्रत्याहान या रिकॉल कहते हैं। रिकॉल, अब ये इसका तात्पर्य है कि किसी वस्तु को जो आँखों के सामने ना हो फिर भी हम उसे मानसिक प्रक्रिया या प्रतिमा के आधार पर पहचान लेते हैं और स्मृति होने की स्थिति है। इसका मतलब ये है कि यदि हम ऐसे अदृश्य वस्तु के बारे में विचार कर रहे हैं जो अभी एट प्रेजेंट हमको दिखलाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसकी जो अवधारणा है हमारे स्मृति पटल में ऑलरेडी है, तो हम क्या करते हैं कि वह वस्तु भले ही हमारे समक्ष नहीं है फिर भी से हम उसका स्मरण कर लेते हैं। किन के आधार पर? अवधारणाओं के आधार पर। हम जैसे मान लो आपके पास नदी अभी नहीं है, लेकिन आप जैसे ही नदी कहेंगे तो आपको नदी की अवधारणा स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि उसके सारे जितने लक्षण हैं वो आपके मस्तिष्क में सुरक्षित हैं। यही स्मृति कहलाती है। तो इसको हम रिकॉल कह सकते हैं। उसके बाद हम ये देखें व्याख्या। व्याख्या के अंतर्गत लेक्चर जिसे कहेंगे स्पष्टीकरण, विवरण, वर्णन, विवेचना करना। अब जो भी बातें हमको संवेदना के द्वारा प्राप्त हुई हैं, जिसका संज्ञान हुआ है, उसका हम स्पष्टीकरण करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं, उसका विवरण देते हैं, वर्णन करते हैं और डिस्कशन करते हैं, चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं। तो इसको हम लेक्चर कहते हैं। यानी हम उन संवेदनाओं के द्वारा प्राप्त संज्ञान को हम वर्णन करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लेक्चर कहते हैं। अब किसका संज्ञान होना है? अब एक मस्तिष्क में एक प्रश्न और
प्रकट होता है, वो उसका मतलब है कि किसका संज्ञान होना है। इस विषय के तहत हम किन किन वस्तुओं का या तथ्यों का संज्ञान करने जा रहे हैं। तो पहले हम ये देखें कि ज्ञान के स्वरूपों का संज्ञान होना है। इस विषय के अंतर्गत ज्ञान के विभिन्न जो स्वरूप हैं उनका हमें अध्ययन करना है, उनके संबंध में चर्चा करनी है, समझ बनानी है। तो उनके स्वरूप क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कौशल के स्वरूपों का हमें संज्ञान होना चाहिए। उसी प्रकार सूचनाओं का संज्ञान होना चाहिए, अवधारणाओं का संज्ञान होना चाहिए, अनुभवों का संज्ञान होना चाहिए। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो हमारे मन में प्रश्न उठता है कि इस विषय को पढ़ने के बाद हमें किस बात का संज्ञान होना चाहिए, तो इन ज्ञान के स्वरूपों का संज्ञान होना चाहिए। दूसरे में यदि हम देखें यहाँ पर ज्ञान अर्जन करने के विभिन्न तरीकों का, ज्ञान अर्जन करने के विभिन्न तरीकों का अर्थ क्या है कि हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, या उसके तरीके क्या हैं, या उसकी विधियां क्या हैं, या उसकी प्रविधियां क्या है, कौन सा टेक्निक है जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये अवलोकन के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तर्क करते हैं तो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, संवाद करते हैं तब ज्ञान प्राप्त करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं तभी हमको ज्ञान प्राप्त होता है, समीक्षा करते हैं, किसी तथ्य की समीक्षा करते हैं तो भी से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, चिंतन करते हैं तो भी से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और यदि हम प्रयोग करते हैं, वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं तो भी से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये ज्ञान अर्जन के विभिन्न तरीके हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षा। इसी को हम क्या कहेंगे, शिक्षा। यानी हमने पहले भी आपको बताया था कि जो ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इतने सारे प्रकार हैं ज्ञान प्राप्त करने के। तो ये परिभाषाएं यदि आप समझ जाते हैं तो अपने आप बनते चली जाती है। अब हम और भी देखें, और भी स्टेप में देखें कि ये ज्ञान किसका ज्ञान संज्ञान होना है। उसका दूसरे स्टेप में देखें तो ज्ञान प्राप्त करने के साधनों का संज्ञान होना चाहिए। यानी हम किसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका भी हमें संज्ञान होना चाहिए। तो देखें कि साधन क्या क्या हो सकते हैं। तो एक तो परंपराएं हैं, जितनी भी परंपराएं हैं उनसे भी हमको ज्ञान प्राप्त होता है, उनके द्वारा प्राप्त होता है, साधन है वो इस प्रकार से। उसी प्रकार आप्त ज्ञान, जो महापुरुष पहले से किसी बात को कह रहते हैं या फिर लिखे रहते हैं या फिर दस्तावेजीकरण किए रहते हैं, वो उनके जो बात हैं या उनके तथ्य हैं या उनके जो कथन हैं वो अकाट्य होते हैं, उनको काटा नहीं जा सकता है, उसको मानना होता है। तो इस प्रकार के ज्ञान को हम आप्त ज्ञान कहते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान भी होता है, यानी हम वैज्ञानिक तरीके से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो भी ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। अंतर्दृष्टि से यदि हम आत्म अवलोकन के द्वारा अंतर्दृष्टि से, अंतरसूझ से यदि ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो भी साधन है। और इंद्रिय अनुभव के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, इंद्रियों के अनुभव के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त हैं। बुद्धि के हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, संश्लेषण करते हैं, उससे हमें भी ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये सभी ज्ञान प्राप्त करने के साधन हैं। फिर और आते हैं कि किसका संज्ञान होना है। इस विषय के अंतर्गत हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसका संज्ञान हमें हो जाना चाहिए। तो एक तो समाज का हो जाना चाहिए, सामाजिक प्रक्रियाओं को, जिसको क्या बोलते हैं समाजीकरण, यानी समाज बनने की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसका भी हमको संज्ञान होना चाहिए। कैसे समाज बनता है, हम समाज के अनुरूप कैसे ढलते हैं, शिक्षा व्यवस्था कैसे चलती है, समाज और शिक्षा में क्या संबंध है, ये सभी चीज़ें क्या हैं प्रक्रियाओं के तहत चलती हैं। उसी प्रकार शिक्षा के बारे में हमने बताया, शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारण करने में भी संज्ञान की आवश्यकता होती है। तो शिक्षा के उद्देश्यों को तय किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्य परिवर्तनशील हैं, जो समाज की आवश्यकता अनुसार बनाए जाते हैं और शिक्षा उसमें विकास करता है। बचपन का भी हमें संज्ञान होना चाहिए।
तभी हम बच्चों को शिक्षण दे सकते हैं। सामाजिकरण मैंने आप लोगों को बताया, विद्यालय का संज्ञान होना चाहिए। विद्यालय क्या है, विद्यालय में किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, किस प्रकार का प्रबंधन होना चाहिए, बच्चों का स्वभाव कैसे होना चाहिए इत्यादि। इन सभी बातों को इस विषय के अंतर्गत हम संज्ञान के तहत ज्ञात कर सकते हैं। फिर और भी आ रहे हैं हम कि संज्ञान किसका संज्ञान होना चाहिए, तो अधिगम का संज्ञान होना चाहिए, यानी सीखते कैसे हैं, सीखने की परिभाषा क्या है, कौन से किस प्रकार के वातावरण में बच्चे सीखते हैं, ये सभी। शिक्षण, हम शिक्षण कार्य कैसे करें, शिक्षण प्रक्रियाएं किस प्रकार से टीचिंग करना चाहिए, उनके मेथड्स क्या हैं, उनके टेक्निक्स क्या हैं, प्रविधियां क्या हैं, इन सब बातों का संज्ञान होना चाहिए। अधिगम उपागमों का भी होना, प्रोसेस का भी हमको संज्ञान होना चाहिए। जैसे हम कोऑपरेटिव किस प्रकार से अधिगम कर सकते हैं, कोऑपरेटिव तरीके से किस प्रकार से अधिगम कर सकते हैं, और सहयोगात्मक कोलैबोरेटिव कैसे कर सकते हैं, ये अधिगम सीखने के तरीके होते हैं। बहुत सारे जो अधिगम के तरीके होते हैं उनको भी हमें संज्ञान में लेना चाहिए। शिक्षा संबंधी प्रबंधनों का, अब जितने भी शैक्षिक प्रबंधन हैं उनको भी हमको उनका संज्ञान होना चाहिए। जैसे शैक्षिक प्रबंधन और भौतिक संसाधनों के बारे में प्रबंधन और समय प्रबंधन किस प्रकार से होना चाहिए, तो ये सभी बातें इस विषय के तहत अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और भी आते हैं किसका संज्ञान होना चाहिए, तो निर्धारण, विभिन्न जो प्रविधियां हैं या फिर शिक्षा की विधियां हैं उनका निर्धारण कैसे करते हैं, सीखने का निर्धारण कैसे करते हैं, या अधिगम का निर्धारण कैसे करते हैं, मूल्यांकन का निर्धारण कैसे करते हैं, आकलन का निर्धारण किस प्रकार से होता है, मूल्यांकन का निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो सभी का निर्धारण हमें डिटर्मिनेशन करने की आवश्यकता होती है, शिक्षाविदों के विचारों का। और अंत में हम यह भी देखना चाहते हैं कि जो शिक्षाविद हैं या शिक्षा शास्त्री हैं पूर्व के, उनके मत क्या है शिक्षा के प्रति, उनका भी हमें ज्ञान होना चाहिए कि उन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा, परिभाषाओं के बारे में क्या, शिक्षा व्यवस्था के बारे में उनका क्या कहना है, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो किस प्रकार से महत्व रखता है। तो इन सब बातों के भी हमें संज्ञान होना चाहिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, उनके शिक्षा के प्रति क्या विचार हैं, महर्षि अरविंद के का शिक्षा दर्शन किस प्रकार से मत व्यक्त करता है, उसी प्रकार महात्मा गांधी क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में, स्वामी विवेकानंद का क्या कहना है। तो इन सब बातों का इस विषय में बहुत ही अच्छे तरीके से ब्यौरा दिया गया है, और हम सभी का जो भी इस प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी के या बोर्ड एग्जामिनेशंस में शिक्षा संबंधी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए, सभी के लिए यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब इन शब्दों और वाक्यों या तथ्यों की अवधारणा आप स्पष्ट हो जाएगी तो आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन में जो इनके प्रश्न होते हैं उनके उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। यदि आप समझे रहेंगे तो बहुत अच्छे से आप उत्तर को व्यक्त कर सकते हैं। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे, अपना मत जाहिर करेंगे, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।